हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में मनी से रिलेटेड कुछ बातें की थी और कुछ बातें अब हम इस लेक्चर में करेंगे। मनी से रिलेटेड जो बातें हम कर चुके हैं उनमें ज़्यादातर चीज़ें मनी के इवोल्यूशन से लेके, उसकी डेफिनेशन से लेके और उसके टाइप से रिलेटेड हमने कर ली। अब इस वाले लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम बात करने वाले हैं सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे सप्लाई ऑफ मनी, मतलब मार्केट में जो मनी का सप्लाई होता है उसका कैलकुलेशन कैसे करती है गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब भी ये डेटा मांगा जाता है कि बताइए कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है, कितना मनी सर्कुलेशन में है, तो ये डेटा किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही रेलेवेंट फैक्ट है। हम आए दिन ये बातें सुनते हैं कि डीमोनेटाइजेशन हुआ, बताइए कितना मनी सप्लाई था। मनी सप्लाई का कैलकुलेशन कैसे होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम उसकी डिस्कशन पे जाएं उससे पहले मैं आपको दो छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ जिसका इस चैप्टर से सिर्फ रिलेशन नहीं है, ये और भी कई जगह हमको पूरी बुक में पढ़ने को मिलेगी। एक टर्म होती है स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप ये याद रखिएगा दैट मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए मैं आपको स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ। स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट दोनों भाई भाई हैं। स्टॉक के बारे में बात होगी तो फ्लो के बारे में बात हमेशा होगी। अब आप समझिए स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब है जब आप किसी भी चीज़ को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब आप किसी भी चीज़ को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू करते हैं तो हम उस एनालिसिस को स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे पूछूं कि आपकी जेब में अभी कितने रुपए रखे हुए, अभी मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपकी जेब में कल कितने थे, साल भर में कितने थे, पिछले महीने में आपने कितने खर्च किए। मैंने आपसे क्या पूछा है, इस वक्त अभी आपकी जेब में कितना रुपया रखा हुआ है। तो आपका जवाब आया सर 2000 रुपये मेरी जेब में रखे हुए हैं। तो आपकी जेब में मनी का कितना स्टॉक है, 2000 रुपये का। यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ। व्हाट इज फ्लो कॉन्सेप्ट? सो ध्यान रखिएगा, जहां हम स्टॉक कॉन्सेप्ट को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एनालाइज करते हैं, हम फ्लो कॉन्सेप्ट को एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एनालाइज करते हैं। समझो आप मेरा कहने का मतलब क्या है। फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर हम टोटल मनी सप्लाई को एक पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं वही सवाल दोबारा आपसे पूछता हूं कि बेटा आपने पूरे साल भर में अपनी जेब में कितना रुपया रखा और निकाल दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो कितना रुपया रखा और निकाल दिया इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं पूरे एक साल की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ ईयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है? तो जब हम किसी भी चीज का एनालिसिस एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, और जब हम किसी भी चीज का एनालिसिस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं तो हम उसे स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। नाउ व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, दैट इज क्लियर, बट व्हाट इज मनी सप्लाई? Money supply is the total stock held by the public. इकोनॉमी में पब्लिक के पास में जितना भी पैसा है, जितनी भी करेंसी है, जितना भी लीगल टेंडर मनी है, वो सब का टोटल क्या कहलाता है? मनी सप्लाई। लेकिन इसमें एक खास बात आप ध्यान रखना, क्या क्या चीज़ को हम शामिल नहीं करेंगे। पब्लिक के पास है वो सब शामिल करेंगे, लेकिन हम किन किन चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे? गवर्नमेंट के पास जो रखा हुआ है, जो सरकार के पास सरकार का खुद का पैसा रखा हुआ है, उसे शामिल नहीं करेंगे। मैं और अभी थोड़ा सा क्लेरिफाई करूंगा आपको। बैंकों के पास जो बैंक्स का खुद का पैसा रखा हुआ है उसे हम काउंट नहीं करेंगे। मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट के पास जो सेल्फ अमाउंट रखा हुआ है, खुद का पैसा रखा हुआ है, उसको नहीं करेंगे।
बैंक के पास भी जो सेल्फ अमाउंट है उसे काउंट नहीं करेंगे, लेकिन बैंक के पास अगर आपका डिपॉजिट है तो उसे काउंट करेंगे, गवर्नमेंट के पास अगर आपका डिपॉजिट रखा हुआ है तो उसे काउंट करेंगे। कहने का मतलब ये है, जब मैं कहता हूँ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, तो पब्लिक इंक्लूड्स एवरीवन, पब्लिक इंक्लूड्स डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक इन एनी फॉर्मेट। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी जेब में जो रखा हुआ है, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है पब्लिक का पैसा जो कहीं भी रखा हुआ है वो सबका सब मनी सप्लाई में काउंट होगा। क्लियर है? अब उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसमें कुछ फिल्टर्स हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे इसी चैप्टर में। ये बात आपको क्लियर है? मनी सप्लाई जो पब्लिक के पास टोटल पैसा है उसमें गवर्नमेंट का पास जो खुद का पैसा रखा हुआ है उसे काउंट नहीं करेंगे, और जो बैंक्स के पास खुद का पैसा रखा हुआ है उसे हम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? बैंक और गवर्नमेंट को क्यों शामिल नहीं करते सर? लॉजिक, क्योंकि हम तो बातों को लॉजिकली भी समझेंगे, क्योंकि ये दोनों मनी के सप्लायर हैं। सप्लायर के पास जो सप्लाई में पैसा रखा हुआ है खुद का, उसको कभी भी काउंट नहीं किया जाता। सप्लाई में सिर्फ वो चीजें आती हैं जो सप्लायर ने बाजार में दे दी, जो खुद के पास रखी हुई है वो कभी सप्लाई का पार्ट नहीं मानी जाती। क्लियर है? आगे अब मनी सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं साहब? तो मनी सप्लाई को मेजर करने के इंडिया में 4 तरीके हैं। ठीक है, 4 तरीके, इनको आप बोल सकते हो। अभी आजकल रामायण का सीजन चल रहा है, तो ये चारों कैसे हैं? ये चारों बिल्कुल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जैसे हैं, जिसमें हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? राम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो M1 जो है हमारे राम है। M1 क्या होता है? C प्लस DD प्लस OD। C मतलब क्या? करेंसी विद पब्लिक। हम डिटेल में समझेंगे सब कुछ, अभी सिर्फ एब्रीविएशंस में आपको बता रहा हूँ। C मतलब करेंसी विद पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, OD मतलब अदर डिपॉजिट्स। क्लियर है? ये M1 है। CBSE के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। M1 हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। M1 के बारे में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ के जाएंगे। M2, M3, M4 हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया हुआ, फिर भी हम थोड़ा बहुत उनके बारे में भी जानेंगे। क्लियर है? M2 के अंदर हम क्या करेंगे? तो M2 में देखो M1 तो शामिल है ऑलरेडी, M2 में M1 ऑलरेडी शामिल है, पर साथ में एक चीज़ क्या जोड़ दी हमने? सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस। अभी तक हमने क्या जोड़े थे? डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स। तो अब देखो, अगर पोस्ट ऑफिस का नाम M2 में अलग से आया है तो इसका मतलब क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स नॉर्मली कंसीडर किए जाते हैं जो बैंकिंग सिस्टम में है, पोस्ट ऑफिस में रखे हुए हैं उनको कंसीडर हम यहाँ पे नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं M3 की। तो M3 में भी M1 तो शामिल है, मतलब C प्लस DD प्लस OD तो यहाँ पे भी होगा, प्लस अब यहाँ क्या शामिल कर लिया गया? टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, टाइम डिपॉजिट्स को हमने पहले शामिल नहीं किया था, तो अब हमने M3 में टाइम डिपॉजिट को भी शामिल कर लिया। क्लियर है? M4 की अगर हम बात करें तो M3, अब M3 में क्या क्या आ गया? M3 में C आ गया, करेंसी विद द सिटीजन्स, DD आ गया, डिमांड डिपॉजिट्स आ गया, OD आ गया, अदर डिपॉजिट्स आ गया, प्लस टाइम डिपॉजिट्स आ गया M3 के अंदर, और चौथी चीज, पांचवी चीज अब क्या आ गई इसके अंदर? टोटल डिपॉजिट विद दी पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास जितना पैसा जमा रखा हुआ है वो सब कुछ हम M4 के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो M4 को आप बोल सकते हो सबसे बड़ा कॉम्प्रहेंसिव पार्ट जो है M4 होता है। लेकिन हम इसमें एक चीज को एक्सक्लूड करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को हम इसमें एक्सक्लूड करके चलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के नाम पे जो पैसा रखा हुआ होता है गवर्नमेंट और बैंक्स के पास में, वो कंट्री की सेफ्टी, सिक्योरिटी और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता है, इसलिए उसको कभी भी सप्लाई में काउंट नहीं किया जाता है। इज दैट क्लियर? आगे हम बात करते हैं। अब जो चीज़ों की अभी अभी हमने बात की M1 के बारे में, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा हमने बात की है कि C प्लस DD प्लस OD, ये क्या है? हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट M1 मनी है।
M1 मनी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, तो आप समझिए C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। अब करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक का मतलब चाहे वो कॉइन्स के फॉर्मेट में हो, चाहे वो नोट्स के फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर पब्लिक के पास जो पैसा है वो सारा का सारा किस में काउंट होगा, C के अंदर काउंट होगा। DD डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है हर वो डिपॉजिट जिसको आप अपनी इच्छा से कभी भी निकाल सकते हो। ध्यान रखना, टाइम डिपॉजिट के अंदर ये नहीं होता। टाइम डिपॉजिट में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको रुकना पड़ता है, उसके बाद निकाल सकते हो, बट डिमांड डिपॉजिट को आप कभी भी निकाल सकते हो। तो जो डिमांड डिपॉजिट्स रखे हुए हैं बैंक्स के पास में आपके, वो इसमें शामिल होंगे। OD अदर डिपॉजिट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं। अदर डिपॉजिट्स के अंदर हम किन किन को शामिल करेंगे? भाई हमारा डिपॉजिट जो बैंकों के पास रखा हुआ था डिमांड डिपॉजिट, वो तो ऑलरेडी DD में आ गया। OD में वो डिमांड, तो पहली बात ध्यान रखना, OD में भी सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स आएंगे, लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट्स किसके हैं? ये किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हैं, PFI के, ये नाबार्ड के हैं, नेशनल बोर्ड ऑन एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये फॉरेन बैंक के हैं, ये फॉरेन गवर्नमेंट के हो सकते हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कराया हुआ हो सकता है, वर्ल्ड बैंक ने कुछ पैसा अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया में रखवा रखा है RBI के पास। इनके जो डिमांड डिपॉजिट से ध्यान रखना, इनके भी सिर्फ कौन से डिपॉजिट लेने हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। इनके जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो सारे के सारे किसमें काउंट होंगे? OD के अंदर काउंट होंगे। लेकिन वापस दो मजेदार बातें हैं, किन किन को शामिल नहीं किया जाएगा? वही वापस गवर्नमेंट के कोई डिपॉजिट्स हैं जो RBI के पास रखे हुए हैं, या बैंकों के कोई डिपॉजिट्स हैं जो RBI के पास रखे हुए हैं, उनको हम शामिल नहीं करेंगे। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये दोनों सप्लायर हैं, गवर्नमेंट एंड बैंक सप्लायर हैं। सप्लायर्स का पैसा कभी भी शामिल नहीं किया जाता। नाउ बहुत सारी जगह बात आ गई, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ग्रॉस डिपॉजिट, नेट डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। तो ये डिपॉजिट जो टर्म है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ये हमारे लिए थोड़ी सी रेलिवेंट है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होगी, क्या हमारे लिए रेलिवेंस है, उसको समझते हैं। देखो, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, पहली बात आप ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, when we are going to calculate money supply, we are going to consider only and only demand deposits. We are not going to consider any type of time deposits. क्लियर है? ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। M1 में किसी भी तरीके का टाइम डिपॉजिट हमको कंसिडर नहीं करना है, हम सिर्फ डिमांड डिपॉजिट कंसिडर करेंगे। और अब डिमांड डिपॉजिट में भी कौन से वाले डिमांड डिपॉजिट कंसिडर करेंगे वो हम समझते हैं। तो देखिए, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं वो होते हैं सारे डिपॉजिट। एक बैंक में जितने भी डिपॉजिट रखे हुए हैं डिमांड डिपॉजिट के नाम से, वो सब ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में शामिल होते हैं। लेकिन एक होता है नेट डिमांड डिपॉजिट। तो नेट डिमांड डिपॉजिट जो है वो क्या होता है? ऑल डिमांड डिपॉजिट, मतलब ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स माइनस इंटरबैंक क्लेम्स। अब इंटरबैंक क्लेम्स किस बला का नाम है? इंटरबैंक क्लेम्स का मतलब है एक बैंक का दूसरे बैंक में जमा कराया हुआ डिमांड डिपॉजिट। तो अगर एक बैंक ने किसी दूसरे बैंक में डिमांड डिपॉजिट करवा रखा है तो उस डिमांड डिपॉजिट को उसमें से माइनस कर लिया जाएगा। अगेन लॉजिक क्लियर है, बैंक्स तो सप्लायर्स होते हैं, उनका आपस में कराया हुआ डिपॉजिट हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो नेट डिमांड डिपॉजिट आप कैलकुलेट करेंगे इसे ही कंसिडर करेंगे हम मनी सप्लाई के लिए। हम ग्रॉस को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिंपल टर्म डिपॉजिट को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसे कंसिडर करेंगे? हम मनी सप्लाई की कैलकुलेशन में नेट डिमांड डिपॉजिट्स को कंसिडर करते हैं। अब डिमांड डिपॉजिट्स की कुछ खास बातें होती हैं। डिमांड डिपॉजिट का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, इसको कभी भी निकाल सकते हो आप, जल्दी निकाल सकते हो। इनका जो भी डिपॉजिट टाइम पीरियड है उससे पहले कोई पीरियड होता ही नहीं है, जितना जब चाहो जितना पैसा चाहो इसमें से आप निकाल सकते हो। सबसे बढ़िया बात यह है, डिमांड डिपॉजिट्स का दूसरा नाम चेकेबल डिपॉजिट्स है। इनको हम चेकेबल डिपॉजिट्स के नाम से भी जानते हैं। जबकि टर्म डिपॉजिट के बारे में आप ये याद रखिएगा कि फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके पहले नहीं निकाल सकते, और ये नॉन चेकेबल होते हैं। इनके
इस डिपॉजिट के बेसिस पे आप किसी को चेक काट के नहीं दे सकते, डिमांड डिपॉजिट के बेसिस पे आप चेक काट के लोगों को दे सकते हो। तो इस पूरे के पूरे स्लाइड से आपको जो सबसे ज़रूरी बात पकड़नी है वो क्या है, नेट डिमांड डिपॉजिट जो है वो हमारे लिए काम के हैं। याद रखिएगा, नेट डिपॉजिट नहीं बोला मैंने, नेट डिमांड डिपॉजिट बोला है। इज दैट क्लियर? आगे हम बात करते हैं। अब हम ये समझ चुके हैं कि मनी कहाँ से आया, मनी क्या है, मनी कितने तरीके की है, मनी सप्लाई क्या चीज़ होती है, मनी सप्लाई की कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है, क्या क्या चीज़ें इग्नोर की जाती है। बट इस मनी को सप्लाई करेगा कौन? हिंदुस्तान में मनी सप्लाई करने वाली 3 पार्टियां हैं। तीनों पार्टियों की बात हम कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, माई बाप है ये तो सबका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारा प्रिंसिपल सप्लायर है साहब। सबसे ज़्यादा मनी सप्लाई की जो अथॉरिटी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। यही एकमात्र वो संस्था है जो अपने खुद के पैसे नोट छाप के मार्केट में ला सकती है। मशीन इनके पास लगी हुई है, पैसे का पेड़ इनके घर पे लगा हुआ है, इनके हाथों में पावर है कि ये मार्केट में पैसा ला सकते हैं, इसीलिए इनको प्रिंसिपल सप्लायर हम बोलते हैं। याद रखिएगा, घर पे मशीन लगी हुई है, फिर भी ऐसा नहीं है कि रात को उठे और पैसा छापने लग गए। इनके मन का राज नहीं चलेगा। पैसा छाप सकते हैं, लेकिन इनको भी पैसा छापने के लिए मिनिमम रिजर्व्स रिक्वायरमेंट जो है उसका फॉलो करना पड़ेगा। और इंडिया की जो मिनिमम रिजर्व्स रिक्वायरमेंट है वो 200 करोड़ की है। मतलब नोट छापने या कॉइन्स छापने के पहले 200 करोड़ रुपए मिनिमम आपको एज अ बैकहैंड रिजर्व अपने पास रखना पड़ेगा। और ये 200 करोड़ भी 2 अलग अलग हिस्सों में है। कुछ हिस्सा 200 करोड़ का गोल्ड में रखना पड़ेगा और कुछ हिस्सा इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के रूप में रखना पड़ेगा। मतलब डॉलर, पाउंड, येन, पाउंड स्टर्लिंग, अलग अलग करेंसी के अंदर आपको इसको रखना पड़ेगा। लेकिन 200 करोड़ अगर आप मिनिमम रखते हो तो मिनिमम उसमें से 115 करोड़ जो है वो क्या होना चाहिए, गोल्ड होना कंपलसरी है। गोल्ड का लेवल 115 करोड़ से नीचे नहीं जा सकता। एंड दूसरी बात, टोटल रिजर्व्स का लिमिट 200 करोड़ से नीचे नहीं जा सकता। इतना बैलेंस अगर आरबीआई के पास बैकहैंड पर रिजर्व में सिक्योरिटी के रूप में रखा हुआ है अपने वॉल्ट के अंदर, अपने गोडाउन के अंदर, तभी जाके वो नए नोट मार्केट में इशू कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरी पार्टी जो कि मार्केट में मनी सप्लाई कर सकती है उसको हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। अब ये बड़ा मज़ेदार काम है इनका। इनसे रिलेटेड पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन कि ये किस तरीके से करेंसी को इशू करते हैं, किस तरीके से मार्केट में पैसा लाते हैं। बैंकिंग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। फिर भी मैं ब्रीफ में आपको कुछ बता रहा हूँ। कमर्शियल बैंक सेकेंडरी सोर्स है। ये मार्केट के अंदर जितनी भी करेंसी इशू करते हैं ये इनके पास जितना डिमांड डिपॉजिट्स जमा है उसके बेसिस पर करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बेसिस पे करता है। ये इनके पास डिपॉजिट अमाउंट के बेसिस पे मार्केट में जो है करेंसी की सप्लाई, मनी की सप्लाई करते हैं। और इनके तरफ से की गई मनी सप्लाई को हम लोग क्रेडिट क्रिएशन के नाम से जानते हैं। आपसे पैसा लिया और मैंने किसी और को लोन दे दिया, यही तो बैंकों का काम है। ये काम जो बैंक करते हैं, तो बैंक इस तरीके से लोन दे के मनी सप्लाई क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर। डिटेल में पढ़ेंगे अपन, पूरा टॉपिक है अपने को। बैंक्स जो इस तरीके से मनी क्रिएट करते हैं, जो क्रेडिट दे के, लोन दे के जो मनी क्रिएट करते हैं, इसको हम बोलते हैं बैंक मनी। इसीलिए कमर्शियल बैंक्स जितना मनी सप्लाई क्रिएट करते हैं, कमर्शियल बैंक्स की तरफ से क्रिएट किया गया मनी सप्लाई बैंक मनी के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूँ। समरी में डिमांड डिपॉजिट्स हमने समझे। इन्हीं डिमांड डिपॉजिट्स को हम चेकेबल डिपॉजिट्स भी बोलते हैं और यही चेकेबल डिपॉजिट्स बैंक मनी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, इनमें ये काम आपको आ सकता है। आगे तीसरा सप्लायर जो है वो है गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पे सिक्के और 1 रुपए का नोट, जितने भी कॉइन्स है और 1 रुपए का जो नोट है, इसको इशू करने का पावर गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट का एक पूरा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो इसको मॉनिटर करता है। इसीलिए गवर्नमेंट को थर्ड सप्लायर के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट हमको एज ए थर्ड सप्लायर मनी सप्लाई करता है।
ठीक है, तो ये हुई बातें मनी सप्लाई से रिलेटेड। सबसे जरूरी राम सबसे जरूरी है, M1 हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, C+DD+OD ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमको पता है C और DD में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन OD हमको याद रखना है भैया। OD के अंदर क्या क्या शामिल होता है, PFI, IMF, वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड, इन्होंने जो पैसा RBI के पास रखा हुआ है, कौन शामिल नहीं होगा, सरकार का पैसा, बैंकों का पैसा कभी भी शामिल नहीं होगा। अब मनी चैप्टर के अंदर कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जो मैं आपको बता दूं ताकि हमको ये आगे भी काम आएगी, और ये MCQ बेस्ड जो पेपर आता है आजकल उसके लिए बड़ी रेलिवेंट बन जाती हैं, तो इनको जरूर हम समझेंगे। इसीलिए मैंने इसको स्पॉटलाइट करके नाम दिया है, जो कि आपका अलग से ध्यान इस पे जाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी करेंसी मार्केट में है, जितना भी पैसा बैंकों के पास रखा हुआ है, अब बैंकों के पास रखा हुआ पैसा दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक होता है कैश रिजर्व और एक होता है वॉल्ट कैश। मैं आपको वॉल्ट कैश अभी समझाऊंगा, बट आप समझिए पहले, करेंसी प्लस वॉल्ट कैश प्लस कैश रिजर्व, इन तीनों के टोटल को इकोनॉमिक्स के अंदर हाई पावर्ड मनी के नाम से जाना जाता है। मतलब ये वो पैसा है जो ऑलवेज रेडी टू यूज है इकोनॉमी में, इसीलिए इसे हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस या बेस मनी, तीनों में से किसी भी नाम से आप पुकार सकते हो। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, करेंसी प्लस वॉल्ट कैश प्लस कैश रिजर्व। हाँ तो सर वॉल्ट कैश क्या होता है ये तो बताओ। अब आप इसको समझने के लिए मेरी एक बात समझिए, बैंक्स जब मार्केट में लोन देते हैं वो उसी पैसे से लोन देते हैं जो वो आप लोगों से एज ए डिपॉजिट लेते हैं। ये तो बेसिक बात है, आप सब लोग समझते हैं। आपसे डिपॉजिट के नाम पे बैंक ने पैसा लिया और उसी में से कुछ पैसा निकाल के किसी और को लोन दे दिया, यही तो बैंक करते हैं। तो बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कंडीशन लगाई हुई है कि जितना भी टोटल अमाउंट आपके पास एज अ डिपॉजिट आएगा उसका एक फिक्स परसेंटेज आपको हमेशा अपने पास एज अ सेफ्टी डिपॉजिट रोक के रखना है। कल को लोग पैसा लेने आ जाएं तो आपके पास देने के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने पूरा पैसा लोगों से लिया और पूरा लोन में दे दिया, ऐसा नहीं। कुछ पैसा आप अपने पास रोक के रखें। ये जो पैसा आप रोक के रखते हैं इनको बोला जाता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्या बोला जाता है? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा मैं जब हम बैंकिंग टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट को रखना हर बैंक के लिए कंपलसरी है, ठीक है। अब इस लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के ऊपर भी अगर बैंक ने कुछ पैसा सेफ्टी डिपॉजिट में रख रखा है तो वो जो एक्सेस आपने रख रखा है उसे हम वॉल्ट कैश बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप समझिए कि आप एक बैंक हैं और आपके पास 10,000 करोड़ रुपए जो है टोटल डिपॉजिट्स रखा हुआ है। अब रिजर्व बैंक ने बोला है कि भैया इसमें से 20% जो है ना वो सेफ्टी के नाम पे अलग कर लो, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के नाम पे अलग रख लो। 10,000 करोड़ में से 20% 2,000 करोड़ आपने लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के नाम पे रख दिया। अब आपके जो चीफ मैनेजर साहब हैं उन्होंने आपसे कहा कि 2,000 तो आपने रख दिया ना, एक काम करो 1,000 करोड़ और रख दो, हम तो और भी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होके चलते हैं, ठीक है। तो 2,000 तो आपको लीगली रखना था, 1,000 आपने और अपने पास रख रखा है। तो ये जो एक्स्ट्रा 1,000 करोड़ आपने अपने पास रोका है इसे हम वॉल्ट कैश बोलते हैं। वॉल्ट कैश रखना किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। इस बात की डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आगे बात करते हैं। आई थिंक वॉल्ट कैश क्लियर है। देन सेकेंड बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, M3 मनी अभी हमने कैलकुलेट की थी। M3 मनी को एक और नाम दिया गया है। M3 मनी को हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री बोलते हैं। देखिए M3 के अंदर आपने क्या क्या शामिल किया था, अगर आप नोटिस करेंगे पिछली स्लाइड्स में जाके, तो M3 के अंदर एक तो आपने M1 को पूरे को शामिल कर लिया, और जब आप M1 को शामिल कर लेते हो तो M1 के साथ में क्या क्या चीजें आ गई। M1 के साथ में आपके पास C आ गया, DD आ गया, आपके पास C आ गया, DD आ गया, OD आ गया, साथ में M3 में एक चीज और आ गई आपके पास, नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। तो आप वापस अगर नोटिस करेंगे तो जितना टोटल मनी सप्लाई आपकी इकोनॉमी में है
पब्लिक के पास जो करेंसी है, जितना डिमांड डिपॉजिट है और जितने अदर डिपॉजिट है और जितने टाइम डिपॉजिट है, टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन मोटे मोटे तौर पे मेजर चीज़ें जो है वो इसके अंदर कवर हो गई। इसीलिए हम इसको एग्रीगेट, इसको नाम क्या देते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री के नाम से M3 को जाना जाता है। ठीक है। फिर दो टर्म है जो एक साथ आती हैं, नैरो मनी और ब्रॉड मनी। अगर हम मनी सप्लाई की कैलकुलेशन के लिए M1 या फिर M2 मेथड हमारी इकोनॉमी में यूज़ करते हैं तो हम उसे नैरो मनी नाम देते हैं, और अगर हम M3 और M4 मेथड यूज़ करते हैं तो हम उसे ब्रॉड मनी का नाम देते हैं। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक बात याद रखिएगा, वैसे ज़्यादातर देशों के अंदर यही सिस्टम चलता है, बट फिर भी आप याद रखिएगा कि इंडिया का जो मॉनेटरी सिस्टम है वो पेपर करेंसी स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। हमारे यहाँ पे मेन करेंसी जो है, हमारे यहाँ मेन करेंसी नोट्स हैं, हम कागज के नोट्स को हमारी मेन करेंसी मानते हैं। ठीक है। तो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन पेपर करेंसी स्टैंडर्ड्स। उसके बाद दो चीज़ें हैं, हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम के अंदर कॉइन्स और नोट्स, दो अलग अलग चीज़ें चलती। अभी मैंने कहा हमारा सिस्टम नोट्स पे बेस्ड है, तो फिर कॉइन्स का क्या रोल है, तो याद रखिएगा हमारे देश में, ये आपके लिए नई बात है, इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा हमेशा, सिक्के जो हैं हमारे यहाँ, कॉइन्स जो हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर है। ऐसा कभी भी आप नहीं कर पाएंगे कि 1,00,000 रुपए के सिक्के इकट्ठे करके बैंक चले गए और बैंक को बोला इसके बदले में मुझे नोट दे दो, बैंक विल डिनाई। आप अगर किसी दुकान पे 10,000 रुपए के सिक्के लेके चले गए और दुकानदार को बोला ये लो भारत की करेंसी है, लेनी पड़ेगी आपको, नहीं लेगा वो उसके ऊपर बाउंडिंग नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो कॉइन्स है वो एक लिमिटेड पैटर्न में ही जो है एक्सेप्टेबल है एज अ करेंसी, लेकिन नोट्स कितने भी आप ले सकते हो, कितने भी आप दे सकते हो, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। आपके मन में आ रहा होगा सर कितने तक सिक्के जो है चल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द रैशनैलिटी ऑफ द ट्रेड। ऐसा कोई लिमिट तय नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर बिजनेस, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर ट्रेड एंड सिचुएशन एंड द लेवल ऑफ इमरजेंसी, उसके हिसाब से यह तय किया जाता है। आगे एक टर्म है कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी, ये आखिरी टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, आपके पास जो भी मनी या मनी से एसोसिएटेड एसेट है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज हो, आपके पास जो भी चीज़ है वो कितनी जल्दी मनी या कैश में कन्वर्ट हो सकती है। जितनी जल्दी कैश में कन्वर्टिबिलिटी होती है, जितनी इजीली कैश में कन्वर्ट होता है, वो उतना ही ज़्यादा लिक्विड होता है। जितना टाइम लेता है कैश में कन्वर्ट होने में, वो उतना ही कम लिक्विड होता है। मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई क्या है हमारे देश में, M1 मनी जो है, M1 मनी मेजरमेंट जो है वो मोस्ट लिक्विड मनी मेजरमेंट है, और जो M3 एंड M4 मनी मेजरमेंट है वो लीस्ट लिक्विड मनी मेजरमेंट हमारे देश के अंदर माना जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपको डाउट है आप मुझे डायरेक्ट मेरे को भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, जो मेरा नंबर है वो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप एप्लीकेशन पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।